नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश में कोई भी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश के चुनाव की बात नहीं कर रहा है। मनोहर पर्रिकर के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में टिकट नहीं दिया। उन्होंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। मनोहर पर्रिकर वही हैं जिन्होंने राफेल का सौदा किया था, जो देश के रक्षा मंत्री थे। उसके पहले वो गोवा के मुख्यमंत्री थे और सबसे सीधे सरल सादे व्यक्ति थे, जो अपनी सब्जी खरीदने रोज बाजार जाते थे। मनोहर पर्रिकर पंजाब में हर तरफ सिर फुटबॉल जारी है। सारी कोशिश है कि वहां पर कोई एक पार्टी सत्ता में आए। पता नहीं कि अमरिंदर सिंह का कोई दांव चलेगा या नहीं चलेगा, या उनका और भाजपा का साथ कितना पंजाब के चुनाव के ऊपर असर डालेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। उसके पहले उत्तराखंड में हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके फिर से कांग्रेस में आ गए। उनके साथ और कितने लोग आएंगे, अभी ये सवाल बना हुआ है, पर लोगों का अंदाज है कि 4-5 विधायक अभी और आएंगे। यानी तोड़ फोड़, आया राम गया राम हर जगह जारी है। उत्तर प्रदेश, जहां आज दो बड़ी घटनाएं हुई और दोनों घटनाएं चुनाव की भावी दिशा के ऊपर संकेत डालती हैं। पहली चीज, देश के चैंपियन गृह मंत्री और खासकर सांप्रदायिक भाषणों के लिए विख्यात श्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में जा रहे हैं। कैराना में इतने सालों से एक पलायन नाम का मुद्दा चल रहा था कि वहां पर जब दंगे हुए, उसके बाद वहां के हिंदुओं ने पलायन किया, कुछ हिंदुओं ने पलायन किया। लेकिन जिन लोगों ने पलायन किया, उनको जब तलाशने के लिए पत्रकार वहां गए तो पता चला कि बहुत सारे जिनका नाम उस सूची में था, वो अपने ही घरों में रह रहे हैं। और इस पलायन के मुद्दे को पिछले 2 महीने से 3 महीने से खुद मुख्यमंत्री योगी और श्री अमित शाह, जेपी नड्डा तेजी के साथ चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं, ताकि ऐसा लगे कि सारे हिंदुओं ने अपने यहां से पलायन किया था और सारे मुसलमानों ने उनको मारा था। जबकि किसान आंदोलन में पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ कि हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई जो दंगों के समय खोद दी गई थी, वो अपने आप पट गई और मुसलमानों ने हिंदुओं का, किसानों का जमकर साथ दिया। बॉर्डर पे गए, लड़ाई लड़ी, उन्हें खाना खिलाया, उनके सप्लाई लाइन उन्होंने शुरू की कि उनका भी उसमें सहयोग रहे। लेकिन आज उस चीज को हवा देने के लिए श्री स्वनाम धन्य अमित शाह, देश के गृह मंत्री, आज कैराना जा रहे हैं। और कैराना जाके वो क्या भाषण देंगे, आपका सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये समझ पाए कि किसी भी चुनाव को सांप्रदायिक कैसे बनाया जा सकता है। संयोग की बात है कि अभी तक उस चुनाव में पाकिस्तान नहीं आया, जबकि इसके पहले के हर चुनाव में श्री अमित शाह खुद पाकिस्तान का मुद्दा लेके आते थे। आज कैसे लाएंगे वो देखना है। लेकिन अगर न भी मुद्दा आए तो कैराना के उस दर्द को दोबारा कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं जो दंगों के समय हुआ था, और जिसमें वहां के हिंदू यानी जाट और मुसलमान अलग अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी खाई पाट ली, लेकिन राजनीतिज्ञ उस खाई को पटने नहीं देना चाहते और उसका चुनाव में पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। ये कितना मानवीय है, कितना अमानवीय है, इसका फैसला आप करें। हो सकता है ये बहुत मानवीय हो, तो फिर तो बंटवारे का दर्द बताना, फिर तो गुजरात के दंगों की याद दिलाना, देश में हुए पुलिस द्वारा की हुई हत्याओं की याद दिलाना भी फिर तो मानवीय हो जाता है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जितना राजनीतिक दलों का इम्तिहान है, उससे ज्यादा देश की जनता का इम्तिहान है कि जनता इन सवालों को कैसे देखती समझती है। क्या वो अभी भी 1947 की मानसिकता में है? अगर 1947 की मानसिकता में भारत की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता है, तो मैं निश्चित हूं कि जनता सही फैसला लेगी, क्योंकि जनता ने हर चुनाव में सही फैसला लिया है।
वो किसी समय का चुनाव हो, किसी भी संकट का चुनाव हो, किसी भी सवाल का चुनाव हो, लोगों ने अपनी आशंकाओं या अपने सपनों के टूटने के सवाल को लेकर के फैसला लिया। लोगों ने किसी के बहकावे में आके फैसला नहीं लिया। मैं फिर यहाँ 2014 का चुनाव बताता हूँ। ये लोग मानने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि देश की जनता ने सांप्रदायिक सवालों के ऊपर 2014 में जो सरकार बनाई, उससे इतना बड़ा बहुमत दिया 2019 में दिया। 2 वक्तव्य हम भूल जाते हैं जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी ने उस समय कहा था कि हम वो सारे काम बदल देंगे जो कांग्रेस ने किए थे और जिसकी वजह से लोगों के जीवन में दुख आया, महंगाई आई, परेशानी आई, बेरोजगारी आई। किसानों के जीवन में जिस तरह से संकट आया, वो सब 2013 तक बनी हुई सरकारों ने पैदा किया। हम इस सब को बदल देंगे। हम एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे जिसमें हर एक को हम रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और पता नहीं बहुत लंबी सोची है। लेकिन जनता ने जब वोट दिया तो जिनको वोट दिया उन्हें लगा कि उन्होंने उनके सांप्रदायिक एजेंडे को वोट दिया है और यहीं पर हिंदुस्तान की जनता का इम्तिहान शुरू होता है। 2019 में भी ये कहा गया कि अभी तो हमने खाली पिछली सरकार के किए हुए गलत कामों को सुधारने की कोशिश की है, नई सड़कों को गड्ढे भरने की कोशिश की है, नई सड़कें बनानी है। लोगों ने इस पर भी विश्वास किया क्योंकि जब मन टूटता है, दिल टूटता है तो बहुत बुरी तरह टूटता है। लेकिन कुछ लोगों ने समझ लिया कि सारा देश, सारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश खासकर, क्योंकि वहां से सरकार बनाने के लिए ज्यादा लोगों ने सीटें दी थी सत्तारूढ़ पार्टी को, तो उनको लगा कि पूरा उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक हो गया है। इस चुनाव में साफ होगा कि उत्तर प्रदेश क्या हो गया है। इस चुनाव में साफ हो गया और होगा कि राजनीतिक दलों की मंशा कैसी है। राजनीतिक दल आपस में लड़कर के एक दूसरे को गोली मारकर, एक दूसरे की हत्या कर सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं या जनता के लिए कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चलाना जानते हैं। इसी चुनाव में यह भी साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रचार रथ आज से निकले हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रचार रथ निकले हैं, एलईडी प्रचार रथ हैं। पैसे का कितना कितनी इफरात है, कितनी भरमार है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कि वो डिजिटल प्रचार वाहन जिसमें फिल्में चलेंगी, प्रचार की फिल्में चलेंगी, एड फिल्म चलेंगी, लोगों के बयान होंगे, लोगों की अपील होगी, वो देश के हर ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक से आगे संभव हुआ तो गांव में जाएंगे। हर जिले के लिए आज मुख्यमंत्री योगी ने प्रचार वाहनों को रवाना किया है। ये प्रचार वाहन भारतीय जनता पार्टी के वोट में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे, लेकिन साथ में एक चुनौती भी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन प्रचार वाहनों के जरिए हुए जिन कामों का दावा कर रही है, क्या वो काम उत्तर प्रदेश में उसी तरह से हुए हैं? इन प्रचार वाहनों में क्या है ये तो मैंने नहीं देखा, अभी सामने कोई वीडियो नहीं आया है, शायद कल सुबह तक आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए कि उसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार का कोई आंकड़ा है या नहीं है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के या उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को रोजगार दिया है, कितनी जगहों पर पढ़ाई की व्यवस्था की है, कितनी जगहों पर इलाज की व्यवस्था की है, क्योंकि ये इलाज आज का अस्पताल आज का सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना की दूसरी लहरों में इतनी मौतें हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी ही नहीं थी और इतना ही नहीं, किसी की भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। गंगा में तैरती लाशें फर्जी थी। लोग जिस तरीके से गए नौकरी करने के लिए बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, वहां से वापस आने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे, वो किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। और अब हाल ये है कि बहुत सारी जगहों के लोग दोबारा अपनी नौकरियों पे वापस जाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम वहां चले गए और फिर लॉकडाउन हो गया, जिसकी संभावना बार बार सरकार धीरे से खिसकाती रहती है,
तो उनको लग रहा है कि उनकी तो फिर आते समय मौत हो जाएगी। लोग अपने बीवी-बच्चों के साथ गए थे और किस तरीके से लौटे हैं, ये हमारा देश भूलने में तो बहुत माहिर है। हो सकता है भूल गया हो, लेकिन डरा हुआ बहुत है। तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की क्या स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है, नौकरियों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है और बेरोजगार जो संगठित हो रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके लिए सरकार ने किया क्या? जो वादे किए थे, उन वादों के ऊपर सरकार कितने कदम चली, इसका कोई लेखा-जोखा टीवी चैनल नहीं देंगे। इसका लेखा-जोखा हमारे जैसे प्रो पीपल जर्नलिस्ट भी आपको नहीं दे पाएँगे, क्योंकि हम जो भी देंगे, उससे माना जाएगा कि ये बायस्ड है। क्योंकि जनता की आवाज़ कोई सुनना ही नहीं चाहता। जनता के दर्द, जनता की तकलीफ, जनता के आँसू, जनता के दुःख, जनता का रोना कोई सुनना ही नहीं चाहता। उसे कह देते हैं कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। हमने तो सब कुछ अच्छा किया, आपको नहीं दिखाई देता है तो ये आपकी कमी है। हमने सड़क बना दी, आपको सड़क में गड्ढे दिखाई देते हैं या सड़क ही नहीं दिखाई देती, सड़क गायब दिखाई देती है, तो ये आपका कसूर है, सरकार का कोई कसूर नहीं है। सरकार ने कागज़ों में सब बना दिया है। अगर ये तर्क चलने वाला है, तो इसका परीक्षण कौन कर सकता है? इसका परीक्षण उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती है कि जिन चीज़ों को कहा जा रहा है उससे हमारा जीवन स्वर्ग बन जाना चाहिए, क्या स्वर्ग बन गया? क्या हमें बैंकों के पास अपनी ज़मीन गिरवी जो हमने रखी है कृषि के लोन के लिए, उसकी नीलामी तो नहीं होने जा रही है? उसके ऊपर कितना ब्याज बढ़ गया? और अभी अगर सरकार ने माफ़ी की घोषणा की थी, मुझे याद है 2014 का भाषण, जिसमें हमारे देश के प्रधान सेवक ने कहा था कि मैं एक सांसद के नाते आपसे वादा कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की पहली मीटिंग में आपके कर्ज़े माफ़ हो जाएँगे। कर्ज़े माफ़ हुए, उसकी जगह पर कहा ये गया उन लोगों की तरफ से जो इस सरकार के समर्थक हैं, क्योंकि जनता का समर्थक तो कोई होता नहीं है, सरकार के ही समर्थक या विरोधी होते हैं। सरकार के समर्थन में ये कहा गया कि ये जो आप पेट्रोल का भाव बढ़ा है, डीज़ल का भाव बढ़ा है, खेती के ऊपर भाव बढ़ा है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी है, ये सब देश के विकास के लिए है। आपको कहाँ से मिलेगा वैक्सीन फ्री अगर ये पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा? इसीलिए पैसा बढ़ाया गया। फ्री वैक्सीन लगाने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने लिया। सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, जिसे अब जाकर के चुनाव आयोग के आदेश से वो हटी है। लेकिन जिनके पास है सर्टिफिकेट, उनके पास वो तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई जिक्र नहीं करता, न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को फ्री वैक्सीन देना सरकार का कर्तव्य है, उसके बाद सरकार ने ये किया और सुप्रीम कोर्ट को भूल गई, जिसके आदेश के डर की वजह से उसने ये किया। मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब आपके सामने दावे आएंगे, चुनौतियां आएंगी कि देखो हम ये कह रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है, हम ये कह रहे हैं, तुम्हें ये क्यों नहीं दिखाई देता है। उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच आप करेंगे। आप अपने गांव, अपने जिले, अपने पड़ोस के जिले, अपने गांव के गरीब, इन सबको देख के अंदाजा लगाएंगे कि आपके लिए जो उन्होंने वादा किया उसमें कितना आपके लिए है, कितना सरकारों के लिए खुद है। और यहीं पर आपके विवेक का भी इम्तिहान है। वो इम्तिहान इसलिए है कि जब आपको दोबारा हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश होगी, जो कि कोशिश आज से शुरू हो जाएगी, उस कोशिश का मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या आपका भाईचारा टूट जाएगा? क्या पूरा प्रदेश विकास की जगह सांप्रदायिकता की आग में जलेगा? क्या सांप्रदायिकता आपको सूट करती है? अशांति आपको सूट करती है? विकास न होना आपको सूट करता है? सड़कें न बनना गाँव में
आपको रास आता है? स्कूल न बनना, अस्पताल के अभाव में आपके घर परिवार के लोगों की जान चली जाए, ये आपको पसंद आता है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से या जो सत्तारूढ़ दल है उससे सवाल नहीं है, ना सरकार से सवाल है। ये सवाल पूरी राजनीतिक व्यवस्था से है कि क्या अखिलेश यादव आएँगे तो वो इन सारी चीज़ों को करेंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर में जो अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का प्रचार हुआ है, उसकी जगह पर जो हुआ है, क्या वो आपको सूट करता है? या अखिलेश यादव आएँगे, अगर आए तो आएँगे तो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को पुरानी तरह से चलाएँगे? और इन सारी चीज़ों के बाद फिर एक सवाल कि क्यों मायावती जी इस चुनाव से दूर चली गईं? क्यों उन्होंने क्लेम नहीं किया कि मैं भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और उन्होंने अपने समर्थक वर्ग को, जो उन्हें वोट देता है, उसके सामने क्या बातें की? उन्होंने तो यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। तो ये किस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है? दलित जो सबसे वंचित है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए था, उसके लिए सरकारों ने कितना काम किया? क्या उन कामों की समीक्षा मायावती जी ने की है? सरकार का नाम बार-बार इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि सरकार ही तो है जो डिलीवर करती है। सरकार ही तो है जिसे आप अपने सुख के लिए चुनते हैं। सरकार ही है तो जो आपको वादा करती है कि आपकी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने की कीमत मिल गई, इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी। क्या सचमुच आपको गन्ने की कीमत मिली? आपका कितना बकाया है? सोचेंगे? मुझे नहीं पता आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, लेकिन ये चुनाव और खासकर अमित शाह का आज का दौरा, ये बताता है कि अगली चुनौती जयंत चौधरी के सामने है। जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूम रहे हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, उनके और अखिलेश यादव के बीच की दोस्ती आगे इसी शर्त पे चलेगी कि उत्तर प्रदेश की इस चुनौती का सामना अखिलेश यादव नहीं, जयंत चौधरी कैसे करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अगर गांव-गांव जाकर के उस भाईचारे की दीवार को दोबारा नहीं सुधारते, दीवार का मतलब भाईचारे के उस माहौल को दोबारा नहीं बनाते, तो जयंत चौधरी का राजनीति में रहना बेकार है। अब राजनीति में उसी को रहना चाहिए, हालांकि इसका फैसला भी आप ही को करना है। उसी को रहना चाहिए जो जनता की भाषा, जनता के दर्द, जनता की तकलीफ समझ सके, अपनी पार्टी के 420 को दूर रखे अपने से, वो खुद को सचमुच जनता का प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र में मान करके रहे। ये इस चुनाव की बुनियादी शर्त है, और इसी बुनियादी शर्त को पूरा करने का जिम्मा अगर किसी के पास है तो इन राजनेताओं के पास है। इसका इसका परीक्षण, इसको जांचना कि जो लोग वादे कर रहे हैं वो कितने सही हैं, वो आपका काम है। इसलिए जितना इन राजनीतिक दलों का की चुनौती है, उतनी ही चुनौती आपके सामने भी है। क्या आप इनके दावों को परखें, सही तरीके से परखें, उसके सही मायने निकालें और अपना फैसला सुनिश्चित करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस छोटे से निवेदन के साथ, क्योंकि आज जब मैंने देखा कि इतने चुनाव वाहन भेजे गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आपके पास एक जानकारी जाएगी कि इतने जो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, उनके पास उनके ब्लॉक में भी जानकारी और गांव पंचायत में भी जानकारी जाएगी कि ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं। आप उन्हें परख पाएंगे कि ये काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। किसी और के बहकावे में अब आप शायद नहीं आएंगे। एक मुझे ये अच्छा संकेत मिला, और दूसरा संकेत ये मिला कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक करने की आखिरी कोशिश आज से शुरू हो जाएगी। देखना है आप इस भ्रम जाल में कितना फंसते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इम्तिहान आपका भी है।
इम्तिहान सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।